नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं जो हमें बताएगा कि कैसे महज व्यापार करने आई एक कॉरपोरेट कंपनी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा जमा लिया और कैसे उनके इसी कॉरपोरेट लालच ने आगे चलकर एक जबरदस्त जमीनी विद्रोह की नींव रखी। तो चलिए इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। अब जरा सोचिए, एक मामूली सा नीला रंग, जी हाँ, सिर्फ कपड़ों को रंगने वाली एक डाय, भला दुनिया की सबसे ताकतवर कॉरपोरेट सत्ता के खिलाफ इतने बड़े बगावत की वजह कैसे बन सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो रहस्य है जो व्यापार, बेतहाशा शोषण और इंसानी हिम्मत की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बुनता है। भाग 1, कंपनी बनी दीवान। हमारी कहानी की असल शुरुआत उस पल से होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, बल्कि वो शासक बन बैठी। 1765 की इस भव्य सी पेंटिंग पर एक नजर डालिए। मुगल बादशाह रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप रहे हैं। अब दीवान बनने का सीधा सा मतलब था कि कंपनी अचानक से इस पूरे विशाल इलाके की फाइनेंस मिनिस्टर बन गई। सारा खजाना उनके हाथ में। क्लाइव ने अपनी इस बड़ी उपलब्धि को अमर करने के लिए एक अंग्रेज पेंटर से ये शानदार चित्र तो बनवा लिया, लेकिन सच मानिए, इस चमचमाती पेंटिंग के पीछे की असली सच्चाई बेहद खौफनाक थी। 1 करोड़। जरा रुकिए और इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। कंपनी को बस अपने भारी भरकम लगान से मतलब था। जमीन पर लोगों की क्या हालत है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। कारीगरों को मजबूर किया गया कि वो अपना सामान कौड़ियों के भाव कंपनी को बेचें, और बेचारे किसान लगान के बोझ तले दब गए। नतीजा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और 1770 में बंगाल में एक ऐसा खौफनाक अकाल पड़ा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस अकेले अकाल में 1 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मतलब बंगाल की लगभग 1/3 आबादी बस खत्म हो गई। भाग 2, नए राजस्व प्रयोग। अब इस भयानक त्रासदी के बाद कंपनी के अफसरों का दिमाग ठनका। उन्हें लगा कि अगर ऐसे ही लोग मरते रहे और अर्थव्यवस्था डूब गई तो भाई उनका लगान कहां से आएगा। इसलिए उन्होंने जमीन से पैसा निचोड़ने के कुछ नए तरीके ढूंढने शुरू किए। 1793 में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया लाया गया, जहां राजाओं और तालुकदारों को जमींदार बनाकर उन्हें फिक्स टैक्स चुकाने का टारगेट दिया गया। लेकिन ये फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि टैक्स इतना ज्यादा था कि जमींदार भी उसे भर नहीं पाए। इसके बाद कंपनी ने टैक्स वसूली के 2 बिल्कुल नए तरीके निकाले। उत्तर भारत में महालवाड़ी और दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी। अब ये महाल क्या बला है, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1822 में होल्ट मैकेंजी नाम के एक अंग्रेज ने यह सिस्टम तैयार किया था। महाल का सीधा सा मतलब था एक गांव या कई गांवों का एक समूह। तो महालवाड़ी सिस्टम में कंपनी ने क्या किया कि जमींदार को हटाकर पूरे गांव से टैक्स इकट्ठा करने और उसे कंपनी तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी गांव के मुखिया के सिर पर डाल दी। और हां, ये टैक्स कोई फिक्स नहीं था। कंपनी अपनी मर्जी से इसे जब चाहे बढ़ा सकती थी। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में उन्होंने रैयत पर फोकस किया। रैयत मतलब सीधा खेती करने वाला किसान। थॉमस मुनरो ने ये रैयतवाड़ी सिस्टम बनाया था। मुनरो का लॉजिक ये था कि भाई दक्षिण में तो पारंपरिक जमींदार होते ही नहीं है, तो सीधा किसानों से ही डील करो ना। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में जमीन से ज्यादा पैसा खींचने के चक्कर में उन्होंने टैक्स इतना भयानक रखा कि किसानों से चुका ही नहीं पाए, और देखते देखते भरे पूरे गांव पूरी तरह वीरान होने लगे। भाग 3, यूरोप के लिए फसलें। खैर, बात सिर्फ भारी टैक्स वसूलने पर जाकर नहीं रुकी। कंपनी को बहुत जल्द समझ आ गया कि उनकी जो बड़ी ग्लोबल ट्रेड की भूख है वो सिर्फ टैक्स से नहीं मिटने वाली। 18वीं सदी के आखिर तक आते आते उन्होंने किसानों पर एक नया फरमान थोप दिया। उन्हें वो फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाने लगा जिनकी यूरोप के बाजारों में अंधाधुंध मांग थी, और इसमें सबसे ऊपर नाम था अफीम और नील यानी इंडिगो का। उन्होंने अपनी पूरी ताकत नील की खेती पर झोंक दी। अब आप सोचेंगे कि नील की इतनी जबरदस्त मांग आखिर थी क्यों? इसे समझना बहुत आसान है। बाईं तरफ देखिए, ये भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों का बनाया हुआ कलमकारी प्रिंट है, और दाईं तरफ ब्रिटेन के जाने माने आर्टिस्ट विलियम मॉरिस का बनाया हुआ डिजाइन है। दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, वो शानदार गहरा नीला रंग। उस समय यूरोप में वोड नाम के एक पौधे से भी नीला रंग निकाला जाता था, लेकिन वो रंग एकदम फीका और बेजान सा होता था, जबकि हमारे भारतीय नील की चमक ही कुछ और थी। इसीलिए यूरोप के कपड़ा बनाने वाले हर हाल में सिर्फ भारतीय नील ही चाहते थे। ये आंकड़े देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे।
ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के आते ही सूती कपड़े का उत्पादन रॉकेट की तरह बढ़ा। 1788 में ब्रिटेन जितना भी नील इंपोर्ट करता था, उसमें भारतीय नील का हिस्सा सिर्फ 30% के आसपास था। लेकिन जरा सोचिए, सिर्फ 22 साल बाद 1810 तक आते आते ये हिस्सा 30 से उछलकर सीधा 95% पर पहुंच गया। भारत पूरी दुनिया में नील का निर्विवाद बॉस बन चुका था। और बस इसी भारी मुनाफे की लालच में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से ढेरों लोग दौड़े दौड़े भारत आए और यहां रातों रात नील के बागान लगा लिए। भाग 4, नील की खेती का जाल। ग्लोबल मार्केट में नील की भले ही धूम मची थी, लेकिन जमीन पर काम करने वाले असली किसानों की जिंदगी एक भयानक जाल में उलझ चुकी थी। आइए देखते हैं ये जाल कैसे बुना गया। उस समय नील उगाने के 2 तरीके थे, निज और रैयती। निज सिस्टम में क्या होता था कि बागान मालिक सीधे अपनी जमीन पर खेती करते थे, लेकिन पेंच ये था कि इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी जमीन और ढेरों हल और बैलों की जरूरत थी। बंगाल में 1 बीघा जमीन, जो लगभग 1/3 एकड़ होती थी, उस पर नील की खेती के लिए कम से कम 2 हलों की जरूरत पड़ती थी। यानी अगर किसी के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हल चाहिए। अब इतने हल खरीदना और उन्हें मेंटेन करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो अब बागान मालिकों ने क्या किया? क्योंकि निज खेती उनके लिए सिरदर्द बन रही थी, उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना सारा बोझ सीधे किसानों के कंधों पर डाल दिया और रैयती सिस्टम अपना लिया। हालत ये हो गई कि 19वीं सदी के आखिर तक आते आते नील की पैदावार वाली 75% से भी ज्यादा जमीन इसी रैयती सिस्टम के शिकंजे में आ चुकी थी। और सच कहूं तो ये रैयती सिस्टम खेती का तरीका नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला कर्ज का चक्रव्यूह था। सबसे पहले किसान या गांव के मुखिया को डरा धमकाकर एक कॉन्ट्रैक्ट या सट्टे पर साइन करवाया जाता। साइन करते ही किसान के हाथ में थोड़ा सा कैश थमा दिया जाता, लेकिन शर्त यह होती थी कि उसे अपनी कम से कम 25% जमीन पर सिर्फ नील ही उगाना होगा। जब किसान खून पसीना एक करके फसल तैयार करता और मालिक को सौंपता, तो पता चलता कि उसका कर्ज तो खत्म ही नहीं हुआ, उल्टे उसे एक नया कर्ज थमा दिया जाता और ये खौफनाक चक्र फिर से और फिर से चलता रहता। इस बेरहम चक्र ने सिर्फ किसानों की ही कमर नहीं तोड़ी, बल्कि जमीन की भी जान निकाल कर रख दी। बागान मालिक हमेशा जिद करते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया, सबसे उपजाऊ खेतों में ही नील उगाएं। लेकिन दिक्कत ये थी कि नील के पौधे की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती थीं और वो मिट्टी की सारी ताकत, सारा पोषण खींच लेती थी। इसका सबसे दुखद नतीजा ये होता था कि नील की कटाई के बाद वो जमीन इतनी बंजर हो जाती थी कि किसान उस पर अपने परिवार का पेट पालने के लिए चावल या धान तक नहीं उगा सकता था। पूरी की पूरी जमीन बर्बाद हो जाती थी। भाग 5, 1859 का नील विद्रोह। कहते हैं ना, जब किसी को बिल्कुल दीवार से सटा दिया जाए तो वो पलटकर वार जरूर करता है। इन सालों से दबे कुचले किसानों ने आखिरकार अपना सब्र खो दिया और पलटवार किया। मार्च 1859 में बंगाल में नील विद्रोह की जो चिंगारी भड़की, उसने सब कुछ हिला कर रख दिया। हजारों किसानों ने साफ बगावत कर दी, हम नील नहीं उगाएंगे और ना ही कोई लगान देंगे। और ये कोई चुपचाप बैठकर किया गया शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं था। किसानों ने जो हाथ लगा, तलवारें, भाले, तीर कमान सब उठाए और सीधा नील की फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। यहां तक कि औरतें भी अपने घर के बर्तन और डंडे लेकर इस लड़ाई में कूद पड़ीं। बागान मालिकों के जो गुमाश्ते यानी एजेंट लगान वसूलने आते थे, उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। किसानों ने कसम खा ली थी कि अब उन्हें लठियालों से कोई खौफ नहीं है। अब इस बगावत में एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट आया। किसानों को कुछ ऐसे साथी मिले जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस लड़ाई में उन्हें गांव के मुखियाओं और यहां तक कि स्थानीय जमींदारों का भी जबरदस्त सपोर्ट मिला। जिन मुखियाओं से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए गए थे, उन्होंने ही किसानों को गोलबंद किया। दरअसल बात यह थी कि जमींदार भी इन बागान मालिकों के बढ़ते रौब और उनकी जमीनों पर कब्जे से बुरी तरह चिढ़े बैठे थे। इसलिए उन्होंने पीछे से ही सही, लेकिन खुलकर किसानों को इस बगावत के लिए उकसाया और उनका पूरा साथ दिया। इस जबरदस्त विद्रोह ने शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव तक हिला दी और आखिरकार बंगाल में नील का वो जुल्मी व्यापार पूरी तरह धराशायी हो गया। एक छोटे से पौधे और उसके नीले रंग ने कॉरपोरेट लालच का वो भयंकर चेहरा दुनिया को दिखाया, जिसने लाखों बेबस लोगों को बागी बना दिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इन किसानों ने नील के बागान मालिकों के खिलाफ अपनी ये लड़ाई तो जरूर जीत ली, लेकिन इस विशाल विदेशी साम्राज्य के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध जीतने के लिए और पूरी आज़ादी पाने के लिए उन्हें अभी और कितने दशकों का लंबा संघर्ष करना था। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।
हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।